नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों एसबीआई छुपा रहा है मोदी सरकार के तमाम राज। 16,000 करोड़ रुपए के चंदे पर नहीं देना चाहता एसबीआई अभी जवाब। 4 महीने का टाइम पर खड़ा हुआ बखेड़ा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा इस देश से नौकरियां गायब कर कर अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया है मोदी सरकार ने। कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। युवाओं को दिया नया संकल्प, नए टास्क। कहा आप सिर्फ उसे वोट देंगे जो हमें रोजगार और खास कर पेपर लीक से बचाएगा। कैसे नाना पाटेकर ने कर दिया किसानों का समर्थन, बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 16,000 करोड़ के चंदे को छुपाने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हुए हमलावर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ऑलरेडी 1 महीना ले चुका है। आज जब दोस्तों हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका पूरा का पूरा ब्यौरा एसबीआई के पास होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज दोस्तों जब एक क्लिक से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इंटरनेट पर मौजूद होती है। चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर दोस्तों गूगल के थ्रू हम निकालें। आज डिजिटल इंडिया में जब मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 16,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार को चंदा मिला है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि गुपचुप तरीके से दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जनता को जानने का हक है ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन देता है। यही कारण है जो इसको सार्वजनिक करने की बात की गई। लेकिन भाई अब 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और जानबूझकर एसबीआई दोस्तों 4 महीने का समय मांग रहा है कि अभी हम 2 महीने बाद और बताएंगे, हमें 2 महीने का और टाइम दिया जाए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सारी जानकारी दी जाएगी किसने पैसा दिया, कहाँ से ये पैसा आया है। मतलब आप समझते हैं कि लोकसभा से पहले 2 काम किए जा रहा है। एक तो ये कि जनता को सच्चाई पता न चले पैसा कहाँ से आया है, दूसरा ये कि मोदी सरकार के तमाम उन लोगों का नाम छुपा रहे जो लोग ये चंदा देते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए नाना पाटेकर। नाना पाटेकर बोले हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। दरअसल नाना पाटेकर ने सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। इशारों इशारों में इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर दिया। नाना पाटेकर बोले अब किसी से कुछ मांगने, किसानों को किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसानों को तय करना है कि किसकी सरकार चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा पहले 80 से 90% किसान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 50% ही किसान रह गए हैं। सरकार से अब कुछ मांगना मत, अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। मैं राजनीति में नहीं जा सकता क्योंकि जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा, वह मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। ये आपका यानी हमारे किसान भाइयों के सामने हम दिल की बात कर सकते हैं। जो हमें रोज़ खाना देते हैं उसकी किसी को पड़ी नहीं है, तो हमें आपकी यानी कि सरकार की क्या पड़ी है। अगर मैं आत्महत्या भी कर लूँ तो तब भी किसान के ही रूप में मैं फिर से जन्म लूँगा। ये बात जो है नाना पाटेकर ने कही है। मतलब साफ है कि उन्होंने सरकार की बखिया उधड़ कर रख दी है किसान वाले मामले पर। आपको बताते चले दोस्तों बिहार और ख़ास कर महाराष्ट्र में मच गया घमासान। बीजेपी की 88 सीट फंसी। दरअसल दोस्तों बिहार और ख़ास कर महाराष्ट्र मिलाकर 58 सीटें होती हैं। एंड आपको बताते चले दोस्तों 88 सीटों पर बीजेपी की साख खड़ी हुई है। इन 88 सीटों पर दोस्तों ये तय होगा कि बीजेपी का गठबंधन टूटेगा या रहेगा। दरअसल हम आपको बता दें बिहार और ख़ास करके महाराष्ट्र को लेकर जब से बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है तब से घमासान मच गया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इसमें कई नेताओं के नाम गायब हैं, जिसको लेकर बिहार और ख़ास करके महाराष्ट्र की जनता, वो लोग एमएलए काफ़ी खफा चल रहा है। अब ये भी माना जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी का वो टूट सकता है, क्योंकि आपको बताते चले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और ख़ास कर तमाम गुटों के बीच में सीधी जंग है। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर ये जो
88 सीटों का ये जो मामला अड़ा हुआ है, इसमें अब बीजेपी फंस गई है। अभी बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र गए थे भागकर, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि इन दो राज्यों में बीजेपी बुरी फंसी है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले आज युवा कसम खाता है कि वो इस सरकार को वोट नहीं देगा। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने युवाओं को 3 वो दिलवा दी हैं दोस्तों कस्में, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेता है कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और रोज़गार देना है। साथ ही ये शपथ भी लेते हैं कि सक्रिय होकर अपने परिवार और आपस के मतदाताओं को संपूर्ण राजनीति के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी खास कर जो ये बीजेपी करवा रही है, पेपर लीक होना, पहले ही 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। अखिलेश यादव ने कहा युवा को इससे बचाने के लिए हम सबसे आगे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर युवा हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों युवाओं का एक बड़ा तबका है जो वोट देता है और ऐसे में अगर साथ मिलता है इंडिया गठबंधन को तो जीत निश्चित है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश के हर सेक्टर को ख़त्म कर दिया है, अडानी अंबानी को सारी प्रॉपर्टियां सौंप दी गई हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल पेपर लीक से लेकर तमाम चीज़ें बीजेपी कराती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, धीरे धीरे कर देश तमाम बिक चुका है। आप समझिए LIC अडानी के पास पहुंच चुकी है। देश की तमाम दोस्तों रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अडानी अंबानी के पास पहुंच चुके हैं। तमाम सेक्टर अडानी अंबानी संभाल रहे हैं दोस्तों। आज देश का कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार अडानी को नहीं देती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी से कितना पुराना रिश्ता है ये बार बार साबित होता रहता है। कांग्रेस इसके सबूत भी देती रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोयले घोटाले से लेकर तमाम बड़े खनन तक अडानी का नाम सामने आता है कि कैसे बीजेपी उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देती है बिना किसी कोटिंग भरे हुए। दोस्तों आप समझिए, कोटेशन भरे हुए, जबकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कोटेशन भरना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बिना कोटेशन के जो प्रोजेक्ट है वो अडानी के नाम कर दिया जाता है पूरा का पूरा, और इससे साफ दिखाई देता है कि बिना कोटेशन के किसी को भी ठेका दे दिया जाता है। अब इससे कई सवाल उठते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ दोस्तों अडानी के सामने ये सरकार अंबानी और अडानी के सामने बिछी हुई है। और ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी वापस नहीं करते हैं, अडानी अंबानी भी वही प्यार प्रधानमंत्री को लौटाते हैं। जगह जगह जाकर यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, अब चापलूसी तो करना पड़ेगी। इतना फ़ायदा जो पहुंचा रहा है इस देश के नरेंद्र मोदी, तो भाई थोड़ी चापलूसी तो बनती है। आपको बता दें चले दोस्तों, हिमाचल में उल्टा पड़ गया दोस्तों बीजेपी का दाव। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी देगा ऐतिहासिक फैसला? दरअसल दोस्तों अब लगता है कि हमारा देश थोड़ा सुधर रहा है। DY चंद्रचूड़ के कुछ फैसले तो ऐसे हैं दोस्तों जिनकी वाकई में तारीफ होना चाहिए। पहला, चुनावी बॉन्ड। जिस तरीके से DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड का पता होना चाहिए कौन कितने पैसे आपको दे रहा है किस पार्टी को, और इसको जब से सार्वजनिक किया गया तब से बीजेपी की नींद उड़ गई है। यही नहीं दोस्तों, अब ये जो हिमाचल के 7 विधायक हैं जिन्होंने अपना बागीपन इख्तियार कर लिया है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बताते चलें, स्पीकर साहब ने इन 6 विधायकों को 7 को अघोषित कर दिया कि हम इनको सस्पेंड करते हैं और इनकी सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेच ये अड़ गया बीजेपी को कि अभी 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अब जो ख़रीद फरोश वाले विधायक हैं जो पैसे लेकर बिक जाते हैं, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। इस चीज़ को लेकर बीजेपी परेशान भी है कि कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 दिन पहले ये फैसला सुनाया गया कि जो पैसे लेकर बिक जाते हैं, जो पलट जाते हैं, पलटी मार देते हैं, उनके ऊपर अब मुकदमे चलेंगे। ऐसा ही दोस्तों हिमाचल के इन 7 विधायकों पर लागू होता है ये केस। लेकिन हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों एक ऐसा निर्णय देना चाहिए कठोर कि इनकी विधायकी रद्द की रद्द रहना चाहिए। इनको किसी भी तरीके से वो नहीं मिलना चाहिए दोस्तों रिलीज़, क्योंकि अगर इन्हें रिलीज़ मिला या इनकी विधायकी बहाल रही दोस्तों तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी हिमाचल से। जाहिर सी बात है अब तक कांग्रेस सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि दोस्तों इन 7 बागी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। और मैं कहता हूं दोस्तों ये फैसला सबसे सही फैसला है। मैं कहता हूं कि तमाम वो लोग जो बेईमानी करते हैं, जो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं,
हर उस इंसान को सस्पेंड करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसको वैलिड प्रूफ करना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी को छोड़ता है 5 साल से पहले तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इसमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। हम वोट देकर आते हैं किसी और पार्टी को और बाकायदा बीजेपी सरकार गिराकर अपनी बना लेती है। ऐसे तो दोस्तों देश में कोई सरकार ही नहीं बचेगी। जो खास करके केंद्र सरकार में रहा करेगा वो सारी सरकारें गिरा दिया करेगा, वो जनता के फैसले को पलट दिया करेगा। तो एक तरीके से ये तो जनता का अपमान हुआ कि भाई जनता ने हिमाचल में जिताया कांग्रेस को, लेकिन सरकार गिराकर फिर बीजेपी बना रही है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, लोगों ने कमलनाथ को जिताया था, बीजेपी ने सरकार गिराकर अपनी बना ली। ऐसा ही गोवा में हुआ दोस्तों, ऐसा ही जो है कर्नाटक में किया था बीजेपी ने 5 साल पहले। वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनी थी पहले भी, लेकिन गिराकर खुद ने बना ली थी। तो ऐसी तमाम चीज़ें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय रखना चाहिए कि ये जो सस्पेंड हुए जो सांसद, इन्हें सस्पेंड ही रहना चाहिए, इनको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनको राहत मिलने का मतलब है कांग्रेस की सरकार का गिराना, और ये मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। हालांकि अब तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जितने भी फैसले गए हैं उसमें दोस्तों विपक्ष की हार हुई है, लेकिन अब की बार डीवाई चंद्रचूड़ हैं, देखते हैं अब की बार क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था महाराष्ट्र सरकार पर कि अगर ख़ास करके उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफ़ा नहीं देते तो शायद उनकी सरकार बच जाती। अब देखते हैं कि सीजीआई का क्या जवाब होता है इस पर, वो क्या बोलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से डीके शिव कुमार ने बीजेपी को दिया झटका, ईडी सीबीआई के चुंगल से आ गए बाहर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं, हमेशा कांग्रेस को मजबूती से जीत दिलाने वाले। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए बीजेपी ने जो ईडी सीबीआई उनके पीछे लगाई थी उस केस से उनको राहत मिल गई है, और यही कारण है जो डीके शिव कुमार को राहत मिलने के बाद बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर शुरू हुआ सर्वे का खेल। सर्वों में दोस्तों बीजेपी को CNX के सर्वे में दी जा रही है जीत। कहा जा रहा है कि भैया देखो लोकसभा में जो है यहाँ पर बीजेपी 353 सीट के लगभग लेकर आ जाएगी। आपको बता दें दोस्तों इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी ढेर हो जाएगी, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से उतरा है ज़मीन पर। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताएं, पूरी कोशिश की जाएगी कि दोस्तों हर सर्वे में बीजेपी को ये लोग जिताएं। आपको याद होगा सर्वे पर दोस्तों अब तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों जब सर्वे बीजेपी के ऊपर होता है तो वो सही साबित हो जाता है, लेकिन विपक्ष के ऊपर सर्वे होता है तो गलत साबित कैसे हो जाता है। अगर सर्वे इतने ही सही होते हैं दोस्तों तो आप समझिए तो फिर उल्टे कैसे पड़ जाते हैं। याद कीजिए जब अभी चुनाव हुए थे 3-4 राज्यों के, तो ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत वापसी करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी वापसी है भूपेश बघेल की। हर सर्वे में यही बताया गया, यहाँ तक कि कुछ सर्वे में ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस ही आएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, सारे सर्वे गलत साबित हुए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो दोस्तों ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि जब सर्वे विपक्ष पर होता है, जहाँ वो जीत रहा होता है वहाँ हार जाता है सर्वे के बाद भी। लेकिन जिन सर्वों में बीजेपी को जीतते हुए बताते हैं उस हिसाब से दोस्तों आप समझिए ये सवाल उठना चाहिए कि भैया ये सर्वे सारे गलत हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष का मनोबल गिराने के लिए दोस्तों सर्वे किए जाते हैं, और ये सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ रहता है। और लोकसभा में तो बीजेपी बहुत ही आगे है दोस्तों, क्योंकि वो दावा करती फिर रही है कि अब की बार वो 400 पार लाएगी। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव हारने की कगार पर है, इसीलिए वो झूठे दावे कर रही है और झूठे सर्वे भी करवा रही है। आप समझिए ये सर्वे जो है ये गोदी मीडिया कर रही है, और साफ सी बात है दोस्तों गोदी मीडिया किसकी वकालत करेगी ये आप भी जानते हैं। तो इन सर्वों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि अब तो सर्वे मुझे सिर्फ हवाई लगते हैं दोस्तों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ़िलहाल सपोर्ट करिए दोस्तों इंडिया गठबंधन को और जिताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में सत्ता बदले, एक नई सत्ता आए जो किसानों से लेकर गरीबों तक के बारे में सोचे। और आप समझिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा पहले चौकीदार थे अब परिवारवादी हो गए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री के नाटक और प्रधानमंत्री के झूठे आंसुओं में
देश आ भी जाते हैं कई लोग, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि 50% लोग प्रधानमंत्री के झांसे में आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ऐसा इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे यार देखो, प्रधानमंत्री तो रो रहा है और हमें इमोशनल होना, चलो प्रधानमंत्री को वोट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री ने, ये बात झूठ नहीं है जो लालू प्रसाद यादव उठा रहा है, कि हिंदू धर्म के हिसाब से जब कोई आपके घर में दोस्तों शांत हो जाता है तो आपको अपने सर के बाल मुंडवाना पड़ते हैं, दाढ़ी भी कटवाना पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ना सर मुंडवाया ना ही दाढ़ी कटवाई। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री का परिवार है, उनके भाई भी हैं, परिवार उनका असली परिवार है अभी, लेकिन जानबूझकर देश को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अरे मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। जबकि दोस्तों ये बात शुरू कहाँ से हुई? प्रधानमंत्री हर परिवार का ये कहते हैं कि ये लोग परिवारवाद फैला रहे हैं, मतलब कि एक ही परिवार के लोगों को राजनीति में घुसेड़ा जा रहा है। और आप समझिए, जब खुद पे बात आई तो प्रधानमंत्री ने इमोशनल कार्ड खेल दिया कि विपक्ष मुझसे कह रहा मेरा कोई परिवार नहीं है। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार वाकई में अडानी और अंबानी ही है। आप समझिए, बाबा रामदेव है, अडानी अंबानी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, परिवार जिनका बीजेपी सपोर्ट करती है। और ये साफ है दोस्तों, आज जिन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए दोस्तों तमाम चीज़ें की जा रही हैं, कल वही लोग बीजेपी के साथ नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, कल नहीं होगी। ये लोग कितना ही सपने सजा कर रखें कि हम हमेशा सत्ता में रहने वाले, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी एक दिन सत्ता से जाना ही है दोस्तों। कोई भी सत्ता में हमेशा बरकरार नहीं रह सकता। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतना जो अटूट विश्वास होता है दोस्तों, ये ईवीएम से लेकर तमाम उन चीज़ों पर रहता है जो बीजेपी के कंट्रोल में। इस वक्त दोस्तों आप समझिए, बीजेपी के कंट्रोल में क्या नहीं है, पुलिस बल बीजेपी के कंट्रोल में है, तमाम सेना बीजेपी के कंट्रोल में है। लेकिन मैं बात करूं सरकारी अफसरों की तो वो बीजेपी से खुश नहीं है, गरीब की बात करूं बीजेपी से खुश नहीं है, किसानों की बात करूं बीजेपी से खुश नहीं है, बेरोज़गार युवाओं की बात करूं बीजेपी से खुश नहीं है। तो फिर बीजेपी को वोट देता कौन है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में संजय रावत भड़के। संजय रावत बोले बीजेपी में अंदर ही लड़ाई मची हुई है, इनके नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं तो टिकट कैसे बटेंगे। दरअसल आपको बता दें, संजय रावत ने बीजेपी पर तंज कस दिया है। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी के नेता तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको जो है यहाँ पर मतलब गठबंधन टूटने की कगार पर ही है दोस्तों। अमित शाह भी भागे भागे महाराष्ट्र पहुँचे थे, हालांकि वो बात गुल कर गए, उन्होंने कहा कि हम तो जो है डिसाइड करना है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी में कलह मची हुई है सीटों को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है चिराग पासवान से लेके तो दोस्तों पशुपति पारस तक सीटों को लेकर लड़ रहे हैं, चाचा भतीजे आपस में भी भिड़ गए। और था दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी में होड़ लग रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मतलब साफ हो चुका है कि अगर सीट शेयरिंग नहीं मिलेगी दोस्तों तो फिलहाल इधर आर पार की लड़ाई चल रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये है कि फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर बवाल मचा हुआ क्यों है। क्योंकि दोस्तों कई बार ये सबूत सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी सच छुपाने का काम करती है और वोट मांगने को ये सारी चीज़ें करती है, षड्यंत्र रचती है। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी दोस्तों किसी के सपने को पूरा नहीं करती, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी जैसे सपनों को तोड़ देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। ममता बनर्जी बोली फिलहाल इस बार दिल्ली से बीजेपी को भगाना है, हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन ने सीधा ऐलान कर दिया कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को न सिर्फ शिकस्त देगा दोस्तों विपक्ष, बल्कि दोस्तों बीजेपी की पूरी तरीके से नींद भी उड़ा देगा। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार आर पार की लड़ाई है। 24 में या तो दोस्तों इस देश का लोकतंत्र बचेगा या फिर दोस्तों बर्बादी की कगार पर चढ़ पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त देश में जो जो फैसले लिए गए हैं और जो हो रहा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है। और आज दोस्तों जो हमारे देश की हालत है उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, एक ऐसी सत्ता जो अभी सत्ता में बैठी हुई है, इसे उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार